नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आरआर काबिल के आईपीओ से। तो आरआर काबिल ही है भाई, केबल नहीं है। मेरे को ट्रोल मत करने लग जाना। उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उन्होंने ही बताया कि आरआर काबिल है, केबल बोलते हैं मोस्टली लोग। तो उसका आईपीओ आ रहा है, वैल्यूएशन है लगभग 11,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जिसमें कि वही 12-15 हज़ार रुपए के आसपास आपको एक लॉट मिल जाएगा रिटेल कैटेगरी में। और बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है और शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है। तो भाई अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो हाइप इसकी बाकी सारे आईपीओ से थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, तो वहां पर अच्छा लिस्टिंग डे गेन्स बन सकता है। और अगर आपने मेरी हाउ टू गेट अलॉटमेंट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि हम किस तरह से अलॉटमेंट निकालते हैं। तो मैं तो भाई 7-8-10 अकाउंट इकट्ठे करके 4-4 लॉट सबसे भरने वाला हूँ। मेरे को 1-2 लाख रुपए यहाँ से आराम से बन जाएगा। तो आप भी अगर इधर उधर से कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका बन जाए अलॉटमेंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरे को लगता है यहाँ पे काफ़ी हैवी आने वाला है। अगर 20-25 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ हो जाता है, सॉरी मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ हो जाता है इसको, इससे लिस्टिंग डे गेन्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो भाई वही वाला बिजनेस है जो पॉलीगैप का बिजनेस है। मेनली ये वायर्स एंड केबल्स में काम करते हैं, और बाकी कुछ कुछ एफएमईजी प्रोडक्ट हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो स्विच वगैरह होते हैं और जो फैन वगैरह होता है वो सारे प्रोडक्ट से बेचते हैं। तो बात करते हैं कि भाई कितना परसेंट इनका सेल आता है वायर्स से और कितना परसेंट आता है बाकी अलग एफएमईजी प्रोडक्ट से। तो बेसिकली मेजोरिटी जो सेल है वो आता है 88% वायर एंड केबल से, और जो 10-12% का बचा हुआ सेल है वो आता है एफएमईजी प्रोडक्ट से। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कितना माल बेचते हैं और बाहर कितना माल बेचते हैं, तो इंडिया में माल बेचते हैं 75% जो रेवेन्यू का पार्ट है वो आता है इंडिया से, और 25%, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं कंफ्यूज हो गया था, और 25% जो पार्ट है सेल का, रेवेन्यू का, टॉप लाइन का, वो आता है बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे को दिखती है कि भाई इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 25% बाकी सारे टाइम से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वहां पर इस साल 11% का लॉस, वो मतलब डाउनफॉल हुआ है। जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव में होती है, ये नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब 11% कम प्रॉफिट बना है पास्ट ईयर्स के कंपेरिजन में। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम नजर आती है कि भाई वर्किंग कैपिटल की। तो अब बात करते हैं कि ये जो आईपीओ में पैसा रेज कर रहे हैं वो कितना पैसा रेज कर रहे हैं। तो 1800-1900 करोड़ के आसपास रेज कर रहे हैं। ये जो पूरा आईपीओ वो बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द जो पोर्शन है वो है एक ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, फंबल कर रहा हूँ आज थोड़ा, और बाकी 160 या 180 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है, जिसको ये यूज करेंगे अपने डेट को रीपे करने के लिए, भाई कर्जा चुकाने के लिए आईपीओ ले रहे हैं, और बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए। अब ये लोग कैपेक्स के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्जिन इनका कुछ है नहीं है। मार्जिन 6% का, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब आप एक चीज बोलोगे कि यार वर्किंग कैपिटल के लिए ही तो रेस कर रहे हैं, मतलब डेट चुकाने के बाद बचा हुआ पैसा कैपेक्स ही तो हो गया। तो भाई अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझना, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, एक साल के कम के जो वर्किंग कैपिटल के खर्चे हैं उनके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कैपेक्स, अगर आपको एक नई फैक्ट्री लगानी है जो फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस को ओवरऑल बढ़ाने का काम करेगी, उसको बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कभी भी वर्किंग कैपिटल को कैपेक्स मत समझना। वर्किंग कैपिटल होता है करंट जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए, कैपेक्स होता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो भाई इनका जो मार्जिन है वो 5.5-6% के, 6% भी नहीं था, 5.5% के आसपास का मार्जिन था। वहीं अगर हम देखते हैं पॉलीकैब का मार्जिन, तो पॉलीकैब का मार्जिन इससे बहुत ज्यादा है भाई, 9-10% का मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं पॉलीकैब इसको दबोच लेगा मार्जिन के मामले में, क्योंकि इनके पास बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इसी वजह से ये वर्किंग कैपिटल, मतलब कि भाई कहीं से रॉ मटेरियल उधार ले लिया है या फिर कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल में, सैलरी वेजेस वगैरह ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो इस सब के लिए देने को इन पर पैसा नहीं है, उसके लिए इन लोगों ने आईपीओ रेज किया है, और इनके पास डेट भी हो गया है, उस डेट को चुकाएंगे ये हम लोगों से पैसा लेके। तो यार ये बड़ी एक नेगेटिव चीज लगती है, मेरे को बड़ी चिढ़ मचती है कि यार तुम्हारे बिजनेस में पैसा नहीं है, तुम्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तब हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो। अगर तुम हमसे पैसा मांग रहे हो तो वहां पर तो बिजनेस को बड़ा करो ना। जब हमसे पैसा मांगो कि भाई मैं एक और फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मेरी 5 फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, मैं एक और फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो आप अगर पैसा दोगे तो मेरा बिजनेस यहाँ से बड़ा होगा। और वही चीज है, जब तक आप कैपेक्स नहीं करोगे बिजनेस में तो बड़ा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई जो मेजोरिटी पार्ट है 1800-1900 करोड़ में, 1600-1700 करोड़ होगा शायद, वो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर हैं वो अपना माल बेच के जा रहे हैं। आप एक नॉर्मल सी चीज मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगर आपकी कोई दुकान पड़ी हुई है
कहीं पर, और आपको पता लग जाए कि वहां से रोड डलने वाला है, वहां से एक हाईवे निकलने वाला है, तो आपकी 10 लाख रुपए की दुकान का भाव 1 करोड़ होने वाला है, आप बेचोगे उसे? आप 10 लाख क्या 20 लाख में नहीं बेचोगे, क्योंकि आपको पता है ना यार वहां का पैसा बनने वाला है। तो जब भी OFS आता है कंपनी में, और कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, बड़ी बनी नहीं है, 10-11 हजार करोड़ रुपए का वैल्यूएशन, बड़ा बनने के लिए अभी तैयार हो गई लेकिन बड़ी बनी नहीं है, आगे इसके बहुत बड़ा रनवे पड़ा है जिसमें साल 2 साल 5 साल में 5-7 गुनी भी कंपनी हो सकती है। तो वहां से अगर देखते हैं तो OFS क्यों आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है वो अपना माल बेच क्यों रहा है, अगर उसको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पैसा बनेगा। तो ये एक रेड फ्लैग हो गया। सेकंड रेड फ्लैग ये हो गया कि इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इस साल नेगेटिव में रहा है 11% के आसपास। तो वो एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ से ईपीएस भी फॉल करेगा, उससे क्या होता है शेयर चलता नहीं है, पी बढ़ा हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें लिस्टिंग डे गेंस की, तो भाई लिस्टिंग डे गेंस मेरे को काफी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि काफी हाइप बनी हुई है कंपनी की मार्केट में। आप इसी तरह का समझोगे यार लिस्टिंग डे में डबल ट्रिपल कर लिया आपने तो कर लिया। और अगर हम बात करें कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए कैसा रहेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाता है मार्केट में आने के बाद, शेयर की बात कर रहा हूं, तो वहां से एक स्विंग ट्रेड मार के पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग पिक्चर देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसका, मैंने आपको बताया इसका मार्जिन जो है जो 5-7% के अंदर ही है, 5.5% के आसपास था। तो वहां से कहीं ना कहीं इसको पॉलीकैप दबोच देगा, क्योंकि पॉलीकैप के पास पैसा ज्यादा है मार्जिन में। आपने 100 रुपए का माल बेचा, 10 रुपए कमाया, इसने 100 रुपए का माल बेचा RR केबल ने और 5 रुपए कमाया। तो अगली बार जब बिजनेस को बड़ा बनाना होगा, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना होगा, या फिर कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, तो वहां पर पॉलीकैप के पास पैसा ज्यादा रहेगा। अब आप इसको ऐसे मत देखो कि छोटी कंपनियां बड़ी हो सकती है, भाई बड़ी कंपनी का डोमिनेंस होता है, और जो कंपनी डोमिनेट करती है ना वही बड़ी बनती है, छोटी कंपनीज बाकी खत्म हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खत्म हो जाएगी, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है मैं उसके ऊपर अपना व्यू बता रहा हूँ। मैं 100% सही कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, बट जो चीज़ है वो है, जो नेगेटिव चीज़ है वो प्रेजेंट है, आप खुद जाके बैलेंस शीट में पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। IPO के बारे में फाइनल मेरा डिसीजन ये रहेगा कि भाई अगर आपको लिस्टिंग डे गेंस के लिए बनाना है तो सॉलिड ऑप्शन है, आप 3-4-5 अकाउंट से अरेंज करके लगा पाओ तो मेरे हिसाब से डबल ट्रिपल का रिटर्न तक भी बन सकता है। बाकी लिस्टिंग पे 25 गुने के आसपास अगर सब्सक्राइब होता है तो ये चीज़ और श्योर हो जाती है। क्वेश्चन प्रतीक जी बोल रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, रिटेलर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की बात हो रही है, सिगरेट एंड FMCG, ITC, QSR क्विक सर्विस, वाइल्ड लाइफ, फूड वर्ल्ड, प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा, फार्मा, लॉरस लैब्स, अल्कोहल बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, टेक्नोलॉजी, PB फिनटेक। काइंडली सजेस्ट मी एनी स्टॉक यू वांट टू रिप्लेस इन अबव मॉडल पोर्टफोलियो। आधा पोर्टफोलियो मैं इसमें लगभग साफ कर दूंगा, क्योंकि देखो यार दिक्कत है जो है स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने पास में भी इसके बारे में बताया। इसके जो फाउंडर हैं CEO हैं, उन्होंने बहुत सिली रीजन की वजह से कंपनी छोड़ने का डिसीजन बना लिया था कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ अपना सोशल वेलफेयर का करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। तो मुझे बड़ा सिली लगता है यार, तुमने बैंक फिर खोला ही क्यों, तुम्हें ये सब करना था तो या तो किसी और ढंग के बंदे को अपॉइंट करते, और उसके बाद जब उन्हें दूसरा बंदा अपॉइंट करने को नहीं मिला तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर दिया कि चलो भाई मैं ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो जब ऐसी हरकतें होने लगती है ना तो मेरे को समझ में आ जाता है इसका बंदे का इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है। तो मैं वहां से, मेरा शेयर डबल हो गया था, उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैं उसको बेच के भाग गया, मैं दूसरा शेयर खरीदा। आपको पता है कौन सा लिया मैंने। लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकता है, रह जाए, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न तो कुछ नहीं बनने वाला भाई। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की बात हो रही है, तो भाई डीमार्ट अभी कंसोलिडेट करेगा 1.5 साल, उसके बाद अगर इसका डिस्क्रेशनरी में जो मार्जिन बन रहा था और डिस्क्रेशनरी स्पेंड में इस साल थोड़ा सा कमी दिखी थी, अगर वो चीज़ वापस आती है तो वहां से शेयर चल सकता है, लेकिन हाई पी पर पैसे मल्टीबैगर तो नहीं बन सकते। सिगरेट एंड FMCG, भाई ये 4-5 साल के बाद तो भाई वो वाले मीम बन रहे थे इस पर, अरे कब खून खोलेगा रे तेरा, तो उसमें थोड़ा खून खोल गया ITC का, लेकिन कोई चमत्कारी रिटर्न नहीं है। डिविडेंड अगर बैठ के खाना चाहते हो तो अच्छा ऑप्शन है, और 10-15% का ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन जब तक इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन रेवेन्यू तेजी से नहीं बढ़ेगा जब तक शेयर चलेगा नहीं। QSR, वाइल्ड लाइफ, फूड वर्ल्ड, भाई आइडिया नहीं है अभी, आगे अगर कभी पढ़ा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। अभी उदय कोटक ने रिजाइन किया था तो इसके बाद हो सकता है कुछ प्राइजेस वगैरह
डगमगा जाए तो अच्छा मिल जाए कोई प्राइस, तो उस टाइम पे इसको पकड़ने से चूकना मत। कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सॉलिड बिजनेस मॉडल है और डिजिटल बिजनेस हो रहा है, तो आगे चल के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फार्मा, लॉरस लैब्स, भाई फार्मा में मेरे को दिक्कत ये लगती है यार, ये लोग कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बनाते हैं। कोई सीजन आता है इनका पैसा बन जाता है, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 साल, उसके बाद उस रैली को देख के हम लोग पैसे लगा देते हैं और आगे चल के 2 साल में देखते हैं कि भाई सब पिट गया, ऐसी तैसी हो गई। तो मैं तो भाई फार्मा से लगभग दूर रहता हूँ, एक आध कंपनी कभी लियो तो लियो। एल्कोहल बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकते हैं। काफ़ी सारे इनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं ये वाला प्रोडक्ट पीता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लोग मैजिक मूवमेंट बनाते हैं। तो मैजिक मूवमेंट जो बंदा पीता है उसको वही चाहिए कि भाई इसमें एप्पल फ्लेवर दे दो, इसमें ऑरेंज फ्लेवर दे दो, वोडका की बात हो रही है। तो जो लोग पीते हैं वो समझते हैं, तो वो उसको चूज कर लेते हैं कि भाई मैं तो यही पीता हूँ, तो वो उसके होल लाइफ कस्टमर टाइप के हो जाते हैं कि भाई उन्हें हर वीक या फिर हर मंथ, हर पार्टी में उन्हें वही ब्रांड चाहिए। तो ऐसा करके इनका बना रहता है। टेक्नोलॉजी में पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, हाँ भाई पता है पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार यार, दिक्कत वही है, इनको मार्जिन कमाने में दिक्कत आएगी और रिटर्न ऑन इक्विटी जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा, ग्रोथ कर नहीं पाएगा। और जब तक टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं है ना, कंपनी पैसा बना नहीं पाएगी। इसको देखो आप कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब प्रॉफिट में आ जाए, अच्छा ग्रोथ करने लगे, साल 2 साल में आप खरीद डालना है इसको, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सर, हाउ मच OPM sales growth, ROCE, EPS growth can be checked before checking position? प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है यार, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर की, आप किस सेक्टर में बात कर रहे हो। आप अगर बैंकिंग में बोलोगे कि मेरे को 50% का मार्जिन दे दो, तो कहाँ से आ जाएगा। और आप वहीं अगर आप बोलो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्जिन हो जाए 50%, तो भाई ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल आ जाएगा 50%। सेल्स ग्रोथ मेरे हिसाब से अगर 25% से नीचे की सेल्स ग्रोथ है, टॉप लाइन की बात हो रही है, तो 25% से नीचे की सेल्स ग्रोथ पे मल्टी वगैरह रिटर्न आज तक नहीं बने हैं। 30, 35, 40% अगर सेल्स ग्रोथ हो तो वहां से आप इसको हाई पी पे भी परचेस कर सकते हो। और हाई पी का मतलब 70, 80, 100 का पी बिल्कुल नहीं है। हाई पी का मतलब है 30, 35, 40, 50 तक का पी। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। EPS ग्रोथ भाई वही, अगर 25% से नीचे है तो मल्टीपैगर रिटर्न नहीं बनेंगे। अगर 25% से नीचे और मल्टीपैगर रिटर्न बनाने हैं तो उसमें क्या होता है, अभी 25% से नीचे आपने शेयर लिया, उसके बाद बढ़ गई, तो उसमें पी एक्सपेंशन से दुगने हो जाते हैं। मैंने न्यूजन में किया था लास्ट ईयर, हाँ नॉट लास्ट ईयर किया था। हाउ वी कैन चेक बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके चलो हो गया। सर, व्हाट इज QGLP फ्रेमवर्क, काइंडली एक्सप्लेन विद एग्जांपल। QGLP का सीधा सा मतलब है, मैंने उस वीडियो में रामदेव अग्रवाल सर की स्ट्रेटजी को ठीक से समझाया, आप उसको वापस से देख सकते हो। शॉर्ट में अभी मैं बता देता हूँ। Q का मतलब है क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। G का मतलब है ग्रोथ ऑफ बिजनेस और ग्रोथ इन सेक्टर। L का मतलब है लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस, लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ, कि कितना लंबा चल सकता है बिजनेस, 20 साल बाद कंपनी होगी या नहीं होगी। और एट द एंड आता है प्राइस। आप 200 के पी पे खरीद लो डीमार्ट को, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, कंसोलिडेट मारेगा 2-3 साल, जब तक वापस से अर्निंग नहीं आ जाती। तो चलो भाई इस QGLP को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको RR केबल में फंसा के देखते हैं। तो भाई क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है, केबल वाला जो सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पेड जो क्या बोलते हैं पॉलीकैब उसमें फोड़ रहा है, लेकिन इनका जो मार्जिन है वो इनको कहीं ना कहीं खा सकता है, क्योंकि भाई जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इनकी वो काफ़ी हाई है। उसी के लिए इन लोगों ने IPO लिया है। वर्किंग कैपिटल इनके पास था नहीं भाई, लेबर को देने के लिए सैलरी नहीं है, रॉ मटेरियल उधार ले लिया, उसका पेमेंट करना है, उसके लिए तो IPO लेके आ रहे हैं। तो भाई मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं आता है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस में भाई प्रॉफिट ग्रोथ एक बार ठप पड़ गई, और रेवेन्यू ग्रोथ उसके बाद आएगी कैसे, क्योंकि देखो अभी ये जो IPO रेज कर रहे हैं OFS, ऑफर फॉर सेल है, इनकी कंपनी में कोई पैसा नहीं आने वाला है। सारा पैसा जो जाएगा वो ऑफर फॉर सेल में जाएगा भाई। 160-180 करोड़ के आसपास शायद इनके पास आ रहा है, उसमें भी ये डेट रीपे कर देंगे, वर्किंग कैपिटल में खत्म हो जाएगा। कैपेक्स के लिए कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, और मार्जिन भी नहीं है कि भाई एडवर्टाइजमेंट में लगाएं या फिर कुछ नया प्रोडक्ट करें। तो 5-7% के मार्जिन पर कंपनी बड़ी नहीं बनती, कंपनी बड़ी बनती है हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन पे। और एक और बड़ी चीज कि भाई इनके पीयर के पास हाई मार्जिन है, पॉलीकैब के पास इससे डबल के आसपास का मार्जिन है, तो वो भाई कहीं ना कहीं इसको दबोच देगा। आप ऐसे देखो लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस, भाई लॉन्जिटिविटी सेक्टर में है, लेकिन इनकी कंपनी में मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और कैपिटल इन पे शॉर्ट पड़ता रहता है।
प्राइस भाई मार्केट में आने दो, हफ्ते भर 2 हफ्ते भर के बाद आपको पता लग जाए क्या प्राइस है। क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो लगभग बड़े इन्वेस्टर्स को समझ में आती हूँ, वहीं से शेयर को पकड़ के ठोक देते हैं, और फिर रिटेल इन्वेस्टर अगर ना समझी में खरीदता है तो भाई फिर ठुकाई होती है। सर सजेस्ट सम मिड कैप आईटी स्टॉक। भाई वही वाले मिड कैप आईटी हैं जो मैंने बताया, केपीआईटी हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी को एक बार देख लेना, कुछ ना कुछ इसमें चेंज है। तो भाई आगे कुछ वीडियो करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ के, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली मैं अगर नाम ले दूंगा तो वो मुझे नहीं पता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेना ठीक भी है, बट फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पर हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि क्या है कैसा है, तो वहां से अगर आपके समझ में आए तो आप खरीदें, बिल्कुल खरीदें। और बाकी वीडियो नहीं चल रही थी भाई, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो क्या बोल रहे हैं उसको, कंप्लेन आ रही थी। विनोद जी बोल रहे हैं भाई आपकी वीडियो अपलोड होने के 3-4 घंटे तक प्ले करने में इशू रहता है, इसका कुछ सॉल्यूशन देखो। भाई मैंने अपनी सिस्टर से बात करी थी एक्चुअली, उन्हें इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे को यूट्यूब स्टूडियो के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पता नहीं थी। मैं क्या करता था, डायरेक्ट मैंने रिकॉर्ड किया, अब रिकॉर्ड को उठाया और कुछ एडिट किया, मतलब आगे का पीछे का काटा, मैं कैमरा बंद करने जा रहा हूँ वो सब काटा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने अपलोड कर दिया पब्लिक करके। उन्होंने बोला कि पब्लिक करके अगर आप अपलोड करते हो तो आपकी क्वालिटी, अगर कोई ऑटो पे क्वालिटी देख रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू रहता है तो ग्लिच वाली होती है उसमें, या तो मेरा फेस नहीं देखेगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे को उसके रिगार्डिंग उन्होंने गाइड किया कि भाई आप टाइम स्टैम्प लगा दो, मतलब टाइम स्टैम्प बोल रहा हूँ, आप शेड्यूल कर दो उसको 2 घंटे बाद के लिए, तो जब वो पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद वो अपलोड होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होपफुली प्रतीक जी और विनोद जी, हम आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको ये फेस करना पड़ा, और आई एम वेरी शॉक्ड कि यार मैं तो बड़ा, मतलब मैं अपने आप को क्रिएटर बोल भी नहीं सकता, अभी शुरू कुछ ही वीडियोस हमने बनाए हैं और इतना लॉयल फैन बेस है, फैन बेस बोल रहा हूँ कौन हूँ मैं भाई, इतने लॉयल हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि यार 5-5 6 कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रही है। नहीं तो जनरली होता क्या है, कोई अगर नया क्रिएटर है तो बोलते हैं अगर नहीं दिख रही है हटाओ यार क्या करना। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड सपोर्ट। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। इधर उधर अगर आप भेजोगे तो शायद नंबर हमारा थोड़ा आगे बढ़े। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।